टैक्सी तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। टैक्सी की अगली सीट पर जोलिया और साले मौजूद थीं। जोलिया मकामी मेकअप में थी, वही मेकअप जिसमें वो काफिरिस्तान गई थी। टैक्सी उन्होंने एयरपोर्ट से हायर की थी और इस वक्त वो दारुल हुकूमत के हाई ग्रेड क्लब जा रही थी, जहां रामचंद्र की मालूमात के मुताबिक डॉक्टर आजम और जैनी मौजूद थे। तुम वहां जाकर क्या करोगी? अगली सीट पर बैठी जोलिया के साथ बैठी साले ने कहा। बात में बात होगी, जोलिया ने सख्त लहजे में कहा और साथ ही आंखों के इशारे से साले को समझाने की कोशिश की कि अजनबी ड्राइवर टैक्सी में मौजूद है, और साले ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 1 घंटे की मजीद ड्राइविंग के बाद टैक्सी 10 मंजिला इंतहाई खूबसूरत इमारत के कंपाउंड गेट से अंदर दाखिल हुई और शीशे के बने हुए वसीओ अरीज मेन गेट के सामने रुक गई। जोलिया और साले दोनों नीचे उतरी और मीटर देखकर साले ने बैग से रकम निकालकर ड्राइवर को दे दी। बाकी तुम्हारी टिप, साले ने कहा, और फिर वो मेन गेट से गुजरकर एक लॉबी में पहुंच गई। यहाँ तक कोई भी अजनबी आ जा सकता था, लेकिन उससे आगे अफसरान को भी मुतल्लिका अफराद की इजाज़त के बगैर जाने की इजाज़त न थी। काउंटर के पीछे 2 नौजवान लड़कियां मौजूद थीं, जिनमें से एक के सामने काउंटर पर फ़ोन मौजूद था। यस मैडम, जोलिया के काउंटर पर पहुंचते ही फ़ोन वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि साले जो जोलिया के पीछे चल रही थी भी साथ जाकर रुक गई। डॉक्टर आजम जो कि साइंसदान है, उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो यहाँ किसी कमरे में मौजूद हैं। उस कमरे का नंबर क्या है? जोलिया ने कहा। सॉरी, किसी अजनबी को नंबर नहीं बताया जा सकता, आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? उस लड़की ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा तो जोलिया ने जेब से स्पेशल पुलिस फोर्स का बैज निकाला और उसे उस लड़की की नज़रों के सामने लहराकर वापस जेब में रख लिया। स्पेशल पुलिस फोर्स, लड़की ने कदरे हरासा लहजे में कहा। हाँ, और तुम्हारा ये क्लब मेरे चंद अल्फाज के हुक्म से बंद हो सकता है। बोलो, क्या नंबर है डॉक्टर आजम के कमरे का? जोलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। वो मैडम, आई एम सॉरी, उनके कमरे का नंबर 909 है। मैं उन्हें इतला दे दूं? लड़की ने बुरी तरह हरासा होते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर स्पेशल पुलिस फोर्स के हुक्म पर क्लब बंद हो सकता है तो उसकी नौकरी तो एक तरफ उसको शायद जान से ही मार दिया जाए। पहले मालूम करो कि डॉक्टर आजम कमरे में हैं या नहीं, और क्या उनके साथ कोई और भी है? जोलिया ने कहा। कल से मैडम जैनी उनके साथ थीं, अब का मुझे मालूम नहीं, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। अब वो हर बात का जवाब इस तरह दे रही थी जैसे ये उसका फरीजा हो। करो बात, जोलिया ने कहा तो लड़की ने रिसीवर उठा लिया। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दो, जोलिया ने कहा तो लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। आखिरी बटन प्रेस होते ही दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर, डॉक्टर आजम साहब, स्पेशल पुलिस फोर्स की 2 हाई ग्रेड लेडीज ऑफिसर आपसे मिलने काउंटर पर मौजूद हैं। क्या मैडम जैनी भी कमरे में मौजूद हैं? मैं काउंटर से रुमेला बोल रही हूँ, लड़की ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। स्पेशल फोर्स की लेडी ऑफिसर्स, वो क्यों मुझसे मिलना चाहती हैं? और आप जैनी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या मैं किसी थाने में हूँ? डॉक्टर आजम ने गुस्सीले लहजे में कहा। आई एम सॉरी जनाब, स्पेशल पुलिस फोर्स ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ये आपसे पूछूं। आई एम सॉरी, रोमेला ने माजरत खाना लहजे में कहा। उन्हें कह दें कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, डॉक्टर आजम ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। अब मजीद मैं क्या कर सकती हूँ? रोमेला ने रो देने वाले लहजे में कहा। डोंट वरी, हम ना तुम्हें नुकसान पहुंचने देंगे और ना क्लब को। हमने तो डॉक्टर आजम से सिर्फ चंद मालूमात हासिल करनी है और बस। ओके, गुड बाय, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर वो उस तरफ बढ़ गई जिधर 8 लिफ्टें मौजूद थीं, जो सब की सब मुसलसल काम कर रही थीं। लोग इन लिफ्टों के जरिए ऊपर नीचे आ जा रहे थे। फिक्र मत करो रोमेला, साले ने मुस्कुराते हुए कहा और जोलिया के पीछे चलती हुई आगे बढ़ गई। साले की बात सुनकर रुमेला का चेहरा नॉर्मल हो गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों 9वीं मंजिल के कमरा नंबर 9 के सामने मौजूद थीं। होटलों और क्लबों में नंबरों की तरतीब ऐसी रखी जाती थी कि 100 का मतलब फर्स्ट फ्लोर, और इस तरह आगे गिनती बढ़ जाती थी। बंद दरवाजे की साइड में लगे हुए फ्रेम में डॉक्टर आजम का नाम और नीचे उसकी डिग्रियां और सबसे आखिर में सीनियर साइंसदान के अल्फाज दर्ज थे। जोलिया ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से डॉक्टर आजम की आवाज़ सुनाई दी।
स्पेशल पुलिस फोर्स आपसे चंद जरूरी मालूमात हासिल करने आई हैं, जोलिया ने नरम लहजे में कहा। सॉरी, मेरे पास इस वक्त मुलाकात का वक्त नहीं है, दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही कटक की आवाज के साथ डोर फोन ऑफ हो गया। स्पेशल पुलिस फोर्स को कौन रोक सकता है? जोलिया ने पास खड़ी साले की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो साले, जिसके चेहरे पर शायद अपनी तौहीन की वजह से गुस्से के तसरात उभर आए थे, वो खत्म हो गए। उधर जोलिया ने कांधे से लटके हुए लेडीज बैग की साइड जिप खोली और मुड़ी हुई मखसूस अंदाज की एक चाबी निकाली। उसे देखते ही साले बेइख्तियार मुस्कुरा दी, क्योंकि ये मास्टर की थी जिसके जरिए हर ताला खोला जा सकता था। जोलिया ने चाबी को की होल में डाला और उसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाया तो कटाक की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। जोलिया ने चाबी को वापस बैग में डाला और फिर दरवाजे को आराम से लात मारी तो दरवाजा एक धमाके से खुलता चला गया। सामने एक लंबे कद और दरमियाने जिस्म का उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था, जिसके बाल खुश्क और परेशान थे और चेहरे पर गुस्से के तसरात थे। खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम्हें यहीं से हथकड़ियां डालकर हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तुम साइंसदान हो तो क्या हुआ, हमने सरदावर से तुमसे मालूमात हासिल करने की बाकायदा इजाजत ले रखी है, जोलिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। सरदावर का नाम सुनते ही डॉक्टर आजम बेख्तियार उछल पड़ा। कहाँ है उनका इजाजतनामा, दिखाओ मुझे। इस बार डॉक्टर आजम ने कदरे ढीले लहजे में कहा। मैं उनका नंबर मिला देती हूँ, तुम उनसे बात कर लो। उन्हें बता देना कि तुम दानिस्ता स्पेशल पुलिस फोर्स को नजरअंदाज कर रहे हो, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुमने सरदावर का रेफरेंस देकर मुझे खामोश करा दिया है। ठीक है, बैठो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, डॉक्टर आजम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मजबूरन उनके सामने हथियार डाल रहा हो। तुम भी बैठो, तुम हमारे मुल्क के अहम साइंसदान हो और हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। न जाने तुम क्यों मुखालफत पर उतर आए, जोलिया ने साले को कुर्सी पर बैठने का इशारा करने के साथ साथ डॉक्टर आजम को भी बैठने का कहा और साथ ही उसकी तारीफ भी कर दी। इन तारीफी कलमात के शुक्रिया, डॉक्टर आजम ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तुम्हारे साथ ग्रेटलैंड नयाद जैनी आई थी, वो अब कहाँ है, जोलिया ने कहा। वो ये कहकर यहाँ से चली गई है कि उसने काफिरिस्तान से आने वाले 2 अफराद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करना है और फिर उन्हें लेकर मार्केट जाना है। वो अब रात को आएगी, डॉक्टर आजम ने जवाब देते हुए कहा। आपसे उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी, जोलिया ने पूछा। तुम हैरान तो होगी सुनकर, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ 100% सच है। मैं पहलगाम पहाड़ियों के अंदर बनी हुई एक खुफिया लेबॉर्ट्री में काम करता हूँ। मैं उस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज हूँ। मेरे साथ 4 साइंसदान और 10 मुआवन काम करते हैं। लेबॉर्ट्री में इंतहाई जदीद तरीन साइंसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। कोई अजनबी इंसान तो एक तरफ कोई मक्खी भी बगैर इजाज़त लेबॉर्ट्री में ना दाखिल हो और ना बाहर जा सकती है। मेरा ज़ाती ऑफिस लेबॉर्ट्री के आखिरी अकबी हिस्से में है ताकि कोई मुझ तक ना पहुंच सके। उसके बाद एक ऐसी दीवार है जो ना सिर्फ मेगा बम प्रूफ है, बल्कि उस दीवार को किसी तरह भी ना काटा जा सकता है और ना उसे किसी तरह भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि अचानक जैनी मेरे ऑफिस में दाखिल हुई तो मैं हैरत से दंग रह गया। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँची है, तो उसने मुझे बताया कि इस कमरे के अकब में जो दीवार है उसका एक हिस्सा कटा हुआ है और इस दीवार के दूसरी तरफ किसी मदफून मंदिर के आसार हैं, जिसके साथ एक सुरंग मौजूद है जो पहाड़ी के नीचे से गुजरती हुई काफिरिस्तान तक जाती है। वो आसार कदीमा ग्रेटलैंड की तरफ से ये सुरंग देखने आई थी, तो उसने ये कटी हुई दीवार देखी तो इधर आ गई और इस कमरे में पहुंच गई। होना तो ये चाहिए था कि मैं लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी को इतला देता ताकि उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा सके, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन न आया, क्योंकि दीवार अव्वल तो कट ही ना सकती थी और अगर काटी भी गई तो उससे इस कदर आवाज़ पैदा होती कि तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठतीं, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ था। मैं जैनी के साथ उस दीवार तक गया। वो वाकई इस तरह कटी हुई थी जैसे किसी केक को छुरी से काटा गया हो। कटा हुआ हिस्सा भी वहाँ मौजूद था। मैं उस दीवार से गुजरकर जैनी के साथ दूसरी तरफ भी गया। वहाँ वाकई किसी कदीम मंदिर के मदफून होने के आसार नजर आ रहे थे और एक खासी बड़ी सुरंग भी थी जो इंसानी हाथों की बनाई हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर आजम बोलते बोलते इस तरह खामोश हो गया जैसे थक गया हो। फिर
आप जैनी को यहाँ क्यों और कैसे ले आए? जोलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया था कि जैनी वाकई आसार कदीमा से मुतल्लिक थी और चूँकि वो इंतहाई मुतनासिब जिस्म की मालिका है इसलिए मुझे अच्छी लगी। वो तो इस सुरंग से वापस जा रही थी, लेकिन मैंने उसे अपने साथ पाकेशिया दारुल हुकूमत चलने की दावत दी तो वो मान गई, और मैं चूँकि लेबॉर्ट्री का इंचार्ज था इसलिए मैंने उसे अपना मेहमान बनाया और उसके साथ यहाँ आ गया। यहाँ ये कमरा मेरे नाम से मुस्तकिल तौर पर हुकूमत की तरफ से बुक रहता है। मैंने लेबॉर्ट्री से 4 रोज़ की रुख्सत ली है ताकि इन 4 दिनों में कटी हुई दीवार को दोबारा दुरुस्त किया जा सके। फिर मैं जैनी को रुख्सत करके वापस लेबॉर्ट्री चला जाऊंगा, डॉक्टर आज़म ने कहा। जैनी काफिरिस्तान के किन लोगों के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट गई है? जोलिया ने कहा। मैंने पूछा था तो उसने बताया कि उसके आसार कदीमा के साथी हैं। वो यहाँ के आसार कदीमा का जायजा लेने काफिरिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर आज़म ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आपका शुक्रिया, अब हमें इजाज़त दें, जोलिया ने उठते हुए कहा। उसके उठते ही साले भी उठ खड़ी हुई जबकि डॉक्टर आज़म भी उठ खड़ा हुआ। आपने मज़ीद बातचीत करनी हो तो मैं हाजिर हूँ, डॉक्टर आज़म ने कहा। तो जोलिया और साले ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों कमरे से बाहर आ गईं। अब क्या करना है? साले ने कहा। मुझे तो लगता है कि जैनी डॉक्टर आज़म से फार्मूला हासिल करना चाहती है। ये किस किस्म का फार्मूला है और उसकी अहमियत क्या है, ये बात चीफ मालूम करेगा। उसके बाद मज़ीद सोचा जाएगा कि हमारा मज़ीद काम करना ज़रूरी है भी या नहीं, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो साले ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।